Hello students, we will study about the chapter of social studies. Chapter number 9, temperate climate means Santulit Jalvayu. So let's start the new chapter. The temperate zone lies to the north of the torrid zone in the northern hemisphere and to its south in southern hemisphere. This zone is neither too hot nor too cold. यानी कि जो ये संतुलित जोन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत नॉर्थ की साइड में होते हैं टॉरिड जोन, यानी कि जो उत्तरी होते हैं, उत्तरी की तरफ में ये जो गर्म इलाके होते हैं और ये उत्तरी गोलार्ध पर स्थित होते हैं। एंड दूसरी तरफ ये दक्षिण में होते हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित होते हैं। और ये जो इलाके होते हैं वो ज़्यादा ना तो गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। Temperate climate spreads across most of the continents in the world. In the northern hemisphere, it extends from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle. In the southern hemisphere, it extends from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle. The climate affects the vegetation of this belt in various ways. The most distinguishing features ऑफ दिस बेल्ट इज़ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यानी कि ये जो संतुलित जलवायु जो होती है वो पूरा जो है इस महाद्वीप में, संसार के महाद्वीप में फैली होती है पूरे में। और ये उत्तरी गोलार्ध पर जो है बढ़कर चलती है, जो कि कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल की ओर चलती है। और अगर हम देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो ये वहाँ से बढ़ती हुई मकर रेखा की ओर अंटार्कटिक सर्कल पर पहुँचती है। तो ये जो जलवायु है वो प्रभावित करती है वहाँ की वनस्पतियों को, जो कि अलग अलग वेज में होती है इस बेल्ट पर। तो ये बहुत ख़ास इसका फीचर होता है इस बेल्ट का, जो कि ये ग्रासलैंड को यानी कि जो घास का मैदान जो होता है उसे नर्म बना देता है। टेम्परेट क्लाइमेट हैज़ सेवरल वेरिएशन, मेडिटेरेनियन, मैरिटाइम, सब ट्रॉपिकल एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आर सब types of climate found in this zone. It also ranges between severe to moderate in the northern and southern hemisphere. अब ये जो संतुलित जलवायु जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन होता है, यानी कि विविधताएं होती हैं, मैनी टाइप्स का होता है। और इसमें क्या है, अभ्यंतरिक समुद्री उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु जो होती है वो होती है। तो कुछ टाइप्स की जो जलवायु है वो हमें इस जोन में मिलती हैं। और ये काफ़ी जो इनके क्षेत्र होते हैं, जो इनकी रेंजेस होती हैं, वो बहुत तेज़ी से आधुनिक रूप से उत्तरी दिशा से लेकर दक्षिण गोलार्ध की तरफ बढ़ती हैं। सम एरियाज ऑफ द टेम्परेट रीजन in the northern hemisphere experience a continental type of climate. This type of climate is characterized by cold winters and hot humid summers. This type of climate prevails when the land is away from any water body. Grasslands are widespread in these areas. यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जो संतुलित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है हमारा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे जोन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं जो जहाँ पर संतुलित मौसम रहता है। तो वहाँ पर क्या है, जो कॉन्टिनेंटल टाइप का जोन जो हमारा जलवायु है वो रहती है, वहाँ पूरा टाइम में इस तरह का अनुभव रहता है। तो जब जलवायु की काफ़ी सारी विशेषताएं, जैसे कि कोल्ड सर्दी है, गर्मी है, या फिर नमी है, तो इस तरीके के जो जलवायु होती है वो वहाँ पर उस पर पड़ती है उस क्षेत्र में। तो ये क्या होता है, जब पास में जो वाटर बॉडीज़ होते हैं ऐसे क्षेत्रों में, तो वहाँ इस तरीके का मौसम देखने को मिलता है। अब जैसे कि ग्रासलैंड है, जो पूरा इस एरिया में घास का मैदान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द ग्रासलैंड्स आर स्प्रेड अलॉन्ग द कोस्ट. Proximity to the sea means that climate in this region is moderate. Hence, climate in the temperate region in the southern hemisphere remains pleasant for most part of the year. यानी कि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जो भी ग्रासलैंड है वो पूरा इस समुद्री इलाके में फैला हुआ है और निकटता है
क्योंकि उसके आसपास जो है समुद्र का जो क्षेत्र है और इसीलिए वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक है। और जलवायु जो है इस तरीके की जो काफ़ी संतुलित क्षेत्र को बनाए रखती है। दक्षिणी गोलार्ध पर मौसम जो है काफ़ी सुहावना होता है, पूरा साल जो है इस तरीके का सुहावना मौसम रहता है। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा यानी कि वनस्पति। Temperate regions are associated with grasslands. Grasslands are known by different names across the world. They are known as prairies in North America, pampas in South America, steppes in Europe and Asia, or savanna and velds in South Africa and downs in Australia. यानी कि जो हमारे संतुलित क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रासलैंड के साथ ये चीज़ें भी संगठित हुई है, यानी कि जलवायु तो है ही, साथ ही साथ जो है ग्रासलैंड एरिया भी संगठित हुआ है। ठीक है, तो ग्रासलैंड जो है वो जाना जाता है अलग अलग नामों से और पूरे संसार में ये फैला हुआ है। तो ये जो है जैसे ग्रासलैंड है, अलग अलग घास के जो मैदान है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि पेरीज जो है आपको वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है और पैम्पर्स भी घास होती है जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। ठीक है, और स्टेप्स जो है वो यूरोप में देखने को मिलती है और एशिया में भी। और सावना और वेल्स जो है वो आपको साउथ अफ्रीका और डाउन्स जो है यानी कि चढ़ाव जो इस तरीके के होते हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलेंगे। तो लास्ट पीछे आपने पढ़ा, तो ये अलग अलग टाइप्स के घास के मैदान हैं जो अलग अलग क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वेजिटेशन इन दीज ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ग्रास, थ्रोनी बशेज एंड शर्ब्स. Grass in these regions vary according to length, season and variety. They grow tall in prairies and short in steppes. They grow thick in summer, become green in spring and dry out in autumn. Their growth slows in winter, especially in the north hemisphere. अब यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, जो घास के मैदान हैं, ये बहुत छोटी घास और ज़्यादा जो है कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं और शर्ब्स होते हैं ये उगती हैं इधर। और घास जो है वो कुछ क्षेत्रों में जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, सीज़न के अकॉर्डिंग होती है और उनकी वैरायटीज़ अलग होती हैं। अब जैसे जब वो बड़ी होती है, जैसे कि पेरीज जो होती है वो लंबी होती हैं और स्टेप्स जो होती है वो छोटी झाड़ियाँ होती हैं। और ये जो है काफ़ी गर्मियों में काफ़ी थिक होती हैं, यानी बहुत मोटी होती हैं और हरी होती हैं। मतलब कि गर्मियों वसंत के समय में ये काफ़ी हरी होती हैं एंड उसके बाद वो सूख जाती हैं ऑटम में। फिर इनकी जो ग्रोथ होती है लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्लो होती है, धीरे धीरे ये बढ़ती है, स्पेशली नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये इस तरीके से बढ़ती है। It so happened because grasslands in their hemisphere are spread across higher altitudes as compared with those in the southern hemisphere. अब क्या होता है कि क्योंकि ग्रासलैंड यानी घास के जो मैदान होते हैं वो गोलार्ध पर बहुत तेज़ी से फैलते हैं, ठीक है, बहुत ऊंचाई से, एल्टीट्यूड्स के। तो अगर इन्हें कंपेयर किया जाता है उनसे जो साउथर्न हेमिस्फीयर हैं उनके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अल्फा अल्फा इज अ न्यूट्रिएंट रिच फॉडर ग्रास दैट ग्रोज कॉमनली इन द पेरीज एंड पैम्पर्स. Besides, grass, willow and poplar trees are interspersed throughout the velds grasslands in southern Africa. अल्फ़ा अल्फ़ा जो है एक न्यूट्रिएंट यानी कि काफ़ी जो है न्यूट्रिएंट रिच फॉडर है, यानी कि चारा है और ये कॉमनली जो है पेरीज और पैम्पस में आपको देखने को ये भी घास हैं। उसी तरीके से अल्फ़ा अल्फ़ा भी घास है और ये काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। और जो विलो और पॉपुलर ट्री जो हैं वो काफ़ी आपको बीच बीच में दिख जाते हैं पूरे ग्रासलैंड एरिया में, जो साउथर्न अफ्रीका में आपको दिखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रासलैंड, टेम्परेट रीजन आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय कॉनिफरस एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. These forests are evergreen and spread across the steppe in Russia and Taiga belt in North Canada. अब इसके जो घास के जो पार्ट्स हैं आपको वो संतुलित क्षेत्रों में इनकी विशेषताएं होती हैं, जो भी शंकु घर जो होते हैं वो बने हुए होते हैं
और संतुलित जो पतझड़ी वो जंगल होते हैं वो आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं इस तरह की घासें। और ये जो जंगल होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, जो पूरे में वहाँ पर स्टेप घासें फैली हुई होती है, जो कि आपको रशिया में देखने के लिए मिलता है। टेंगा बेल्ट जो नॉर्थ कनाडा में इस तरह की जो घासें हैं, घास के मैदान हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे।